हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक असमान परिच्छेद वाली क्षैतिज नली में जल बह रहा है। किन्हीं दो स्थानों पर नली का व्यास 4 सेंटीमीटर व 2 सेंटीमीटर है। यदि इन स्थानों का दाबांतर 4.5 सेंटीमीटर जल के बराबर हो तो नली में जल के प्रवाह की दर निकालिए। हमें यहाँ पे क्या करना है? प्रवाह की दर निकालना है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक पाइप बना लेते हैं। मान लीजिए एक पाइप है कुछ इस तरीके से, जिसमें से हम क्या कर रहे हैं कि आदर्श द्रव प्रवाहित कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारा मान लीजिए पाइप है, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी बदल रहा है और जिसकी धरातल से ऊंचाई भी बदल रही है प्रवाह के साथ। मान लीजिए ये इस हिस्से की जो धरातल से ऊंचाई है वो मान लीजिए h1 है, और इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो a1 है मान लीजिए, और यहाँ पे दाब जो है वो p1 मान लीजिए। जब यहाँ पे पहुंचती है ये द्रव, तो मान लीजिए यहाँ पे इसकी गति रही होगी v1। इसी तरीके से जो ये वाला सिरा है, इसकी धरातल से जो ऊंचाई है वो मान लीजिए कि h2 है। इसकी धरातल से ऊंचाई क्या है? h2 है, और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है वो a2 है, और यहाँ पे दाब मान लीजिए p2 है। और द्रव जब प्रवाहित होते हुए इस सिरे तक पहुंचता है तो मान लीजिए इस यहाँ पे इसकी गति है v2। इस अवस्था में अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रति सेकंड a1 क्षेत्रफल से कितना आयतन अंदर की तरफ घुसेगा, तो उसको लिखा जाएगा v1 गुणे 1, क्योंकि 1 सेकंड की बात की जा रही है, गुणे a1। अगर t समय की बात की जाती तो यहाँ t का गुणा कर देते, तो 1 सेकंड में इतना जो आयतन है वो प्रवाहित हो जाएगा अंदर की तरफ। अब क्योंकि यहाँ पे जो द्रव हमने लिया है वो आदर्श द्रव है, मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे द्रव प्रवाहित हो रहा है वो आदर्श द्रव है, और प्रश्नों में जो भी द्रव दिए रहते हैं हम उन्हें आदर्श ही मानेंगे। आदर्श द्रव के अंदर गुण ये होता है कि वो असंपीड्य होता है, अर्थात उसका जो घनत्व होता है वो नहीं बदलता है, घनत्व नियत होता है। इसका मतलब ये कि यहाँ से जितना आयतन घुसेगा इसके अंदर, उतना ही यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए उसको उतने ही समय में। तो इसलिए हम बोलेंगे कि A2 से भी इतना ही आयतन निकलेगा, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे 1 सेकंड में A2 से जितना आयतन निकला होगा, तब V2 गुणे 1 गुणे A2। तो यहाँ से आपको मिलता है A1 V1 बराबर A2 V2, और ये दरअसल बराबर हो जाएगा, कहीं भी आप एक क्षेत्रफल ले लीजिए जिसका क्षेत्रफल मान लीजिए A है, और वहाँ से जो गति है द्रव की वो मान लीजिए V है, तो इसको AV के बराबर लिख देते हैं। इसको हम लोग क्या कर दिए? सामान्य कर दिए, सभी के लिए लग सकता है ये। और इसको हम बल्कि बराबर कर देते हैं अल्फा के। ये जो अल्फा है वही है प्रवाह की दर। इस समीकरण को हम सातत्य समीकरण भी बोलते हैं। अब यहाँ पे जो पाइप है उसमें से जो आदर्श द्रव प्रवाहित हो रही है, हम उसके ऊपर बर्नौली का सिद्धांत भी लगा सकते हैं। हम क्या करते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है इससे यहाँ तक के प्रवाह के लिए बर्नौली का समीकरण लगाते हैं। तो उसके अनुसार यहाँ पे लिखेंगे P1 धन रो जी H1 धन 1/2 रो V1 का वर्ग, ये बराबर होना चाहिए P2 धन रो जी H2 धन 1/2 रो V2 के वर्ग के। ये दरअसल कुछ और नहीं बल्कि ऊर्जा संरक्षण को दिखाता है, ऊर्जा प्रति एकांक आयतन में। ऐसा हम इसलिए लिख पाए क्योंकि जो द्रव है वो आदर्श है, आदर्श द्रव के अंदर आंतरिक घर्षण भी नहीं होता, उसकी वजह से एकांक आयतन जो है वो प्रवाह होकर आगे कहीं भी चला जाए, उसकी जो ऊर्जा होती है वो संरक्षित रहती है। तो ये पहला समीकरण हो गया सातत्य समीकरण, और ये दूसरा बर्नौली का समीकरण। तो इन मुख्य अवधारणाओं का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। नहीं, अब इस दूसरे समीकरण से हम एक समीकरण बनाएंगे क्षैतिज पाइप के लिए। यहाँ पे लिखते हैं हम, मान लीजिए हमारे पास में एक क्षैतिज नली है अथवा पाइप है। तो क्षैतिज पाइप के लिए क्या होगा? H जो होगा वो समान हो जाएगा, अर्थात जो H1 है जो H2 है वो आपस में बराबर हो जाएंगे मान लीजिए H के। इस अवस्था में हम लिखेंगे P1 धन, यहाँ पे आप देखें तो ये वाला जो पद है और इस वाले पद से कट जाएगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 1/2 रो V1 का वर्ग, ये बराबर हो जाएगा P2 धन 1/2 रो V2 का वर्ग। तो यहाँ से आपको मिलेगा P1 ऋण P2 बराबर 1/2 रो V2 का वर्ग ऋण V1 का वर्ग। हम क्या करते हैं, सातत्य समीकरण से V2 को उठा के डाल देते हैं V1 के पद में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे V2 का मान हो जाएगा A1 V1 भागे A2, इसको उठा के यहाँ पे डाल देते हैं, तो P1 ऋण P2 आपको मिलने वाला है 1/2 रो V2 की जगह पे हमने डाल दिया, तो यहाँ मिलेगा A1 भागे A2 इसका वर्ग गुणे V1 का वर्ग ऋण V1 का वर्ग। तो यहाँ से आपको मिल रहा है P1 ऋण P2 बराबर 1/2 रो, और यहाँ पे मिल रहा है A1 भागे A2 इसका वर्ग
ऋण 1 और यहाँ बाहर लिख देंगे v1 का वर्ग। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 गुणे p1 ऋण p2 भागे रो और यहाँ अंदर a1 भागे a2 का वर्ग ऋण 1, ये मिल गया आपको v1 का वर्ग। तो इसलिए यहाँ से लिख सकते हैं कि जो v1 हो जाएगा वो हो जाएगा वर्गमूल के अंदर 2 गुणे p1 ऋण p2 और भाग लगा देंगे रो, अंदर आएगा a1 भागे a2 इसका वर्ग ऋण 1। तो अभी हमने प्राप्त किया गति को, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फा का मान। अब अल्फा बराबर, दरअसल ये गति हमने निकाला ही है अल्फा को निकालने के लिए, ताकि क्षेत्रफल के रूप में और दाबांतर के रूप में हम अल्फा का अर्थात प्रवाह दर को निकाल सकें। तो यहाँ अल्फा बराबर हो जाएगा a1 v1, जैसा कि हमने अभी देखा पीछे a1 v1। अब यहाँ पे a1 है, v1 का मान डाल दीजिए यहाँ पे। तो v1 जो है उसको यहाँ रखते हैं 2 p1 ऋण p2 भागे रो a1 का वर्ग ऋण a2 का वर्ग और a2 का वर्ग जो है ऊपर आ जाएगा a2 का वर्ग। तो यहाँ से मिल रहा है आपको अल्फा बराबर a1 a2 और वर्गमूल के अंदर 2 गुणे p1 ऋण p2 भागे रो a1 का वर्ग ऋण a2 का वर्ग। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। हल, यहाँ पर इस प्रश्न में बात की जा रही है एक असमान परिच्छेद क्षैतिज नली की। तो यहाँ पे हम असमान परिच्छेद एक क्षैतिज नली बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ मान लेते हैं कि क्षेत्रफल a1 है, यहाँ क्षेत्रफल a2 है, यहाँ पे मान लीजिए कि दाब जो है वो p1 है और यहाँ पे दाब p2 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि किसी भी एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रति सेकंड कितना आयतन प्रवाहित होगा, वो दरअसल अल्फा के बराबर होगा और अल्फा बराबर हो जाएगा वर्गमूल के अंदर। हम क्या करते हैं कि इस a1 a2 को अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पे a1 a2 इसका वर्ग गुणे 2 p1 ऋण p2 भागे रो a1 का वर्ग ऋण a2 का वर्ग। अब यहाँ पर इस प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि जो द्रव प्रवाहित हो रहा है वो जल है। तो यहाँ पे रो का मान दिया गया है, रो हो जाएगा यहाँ पे 10⁻³ kg प्रति मीटर की घात 3। साथ ही साथ यहाँ बोला जा रहा है कि किन्हीं दो स्थानों पर नली का व्यास 4 और 2 है। हम यहाँ मान लेते हैं कि प्रश्न में बोला जा रहा है कि जो हमारे पास में पहला व्यास है वो 4 सेंटीमीटर है, दूसरा 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ का 4 सेंटीमीटर व्यास है, यहाँ का 2 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या लिखना चाहें तो इधर का त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, और इधर का त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, यहाँ का त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो a1 हो जाएगा वो हो जाएगा पाई r1 का वर्ग, r1 मतलब 2, उसको एसआई मात्रा में बदल लेते हैं, इसका वर्ग। a2 लिखना चाहें तो a2 हो जाएगा पाई 1 गुणे 10⁻² का वर्ग। यहाँ पे दाब दिया हुआ है जल की ऊंचाई के रूप में, यहाँ पे जो दाब दिया हुआ है वो जल की ऊंचाई के रूप में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें जल का जो दाब है वो लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए यह एक स्तंभ है जिसके अंदर जल भरा हुआ है, मान लीजिए कि h ऊंचाई तक। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि केवल यहाँ पे द्रव के द्वारा जिसकी ऊंचाई मान लीजिए h है और जिसका घनत्व रो है, उसके द्वारा कितना दाब होगा, तो वो होता है रो जी एच। कुल दाब अगर पूछेंगे तो यहाँ पे जोड़ेंगे भी हम बाहरी दाब जो यहाँ पे इसके ऊपर लग रहा होगा, मान लीजिए पी नॉट। कुल दाब अगर बोलेंगे तो यहाँ धन पी नॉट कर देंगे, लेकिन अगर केवल द्रव के द्वारा पूछें तो रो जी एच। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो दाब अंतर है अर्थात P1 ऋण P2 ये बराबर है 4.5 सेंटीमीटर पानी के। इसका मतलब ये है कि H का मान 4.5 है। तो आप P1 माइनस P2 को लिख सकते हैं। यहाँ पे रो जो पानी का होता है 10⁻³ होता है, G का मान 10, H जो है यहाँ पे 4.5 दिया हुआ है, तो 10⁻² लिख देंगे यहाँ पे, एसआई मात्रा में बदल लिया। तो यहाँ से मिल रहा है आपको 450 न्यूटन प्रति मीटर का वर्ग P1 ऋण P2। अब हमारे पास में P1 ऋण P2 भी पता है, हमें A1 A2 पता है, इन सारे मानों को अल्फा में डाल देते हैं तो हमें द्रव का जो बहाव दर है वो मिल जाएगा। अल्फा का मान आ जाएगा हमारे पास में अल्फा बराबर वर्गमूल के अंदर A1 गुणे A2, मतलब यहाँ पे होगा पाई गुणे 2 गुणे 10⁻² इसका वर्ग गुणे A2 जो कि है पाई गुणे 10⁻² का वर्ग और इन सभी का वर्ग, ये हो गया A1 A2 का वर्ग। और नीचे है रो जो कि हो जाएगा 10⁻³ गुणे A1 का वर्ग ऋण A2 का वर्ग। तो यहाँ लिख देंगे A1 का वर्ग मतलब पाई गुणे 2 गुणे 10⁻² उसका वर्ग का वर्ग ऋण A2 का वर्ग जो कि है पाई गुणे 10⁻4 हो जाएगा, वो इसका वर्ग कर दिया। और ऊपर बचा है हमारे पास में 2 गुणे दाबांतर जो कि 450 है। अब आप इसको हल करते हैं, चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे नीचे से हम क्या कर सकते हैं, पाई के वर्ग को बाहर निकाल सकते हैं। तो एक पाई ऊपर से कट जाएगा तो पाई बाहर आ जाएगा वर्गमूल से और अंदर आएगा आपके पास में, यहाँ पे लिखते हैं हम, ऊपर आएगा 4 गुणे 10⁻4 गुणे 10⁻4 इसका वर्ग और यहाँ गुणा करेंगे 2 गुणे 450 से
और भाग लगेगा 10 की घात 3 गुणे, यहाँ पे आएगा 4 गुणे 10 की घात ऋण 4, इसका वर्ग ऋण 10 की घात ऋण 8। इसको और आगे हल करते हैं हम, तो यहाँ पे अल्फा का मान मिलेगा, अल्फा बराबर वर्गमूल के अंदर हम क्या करते हैं कि इसको और हल करते हैं, तो ऊपर मिलेगा 16 गुणे 900 गुणे 10 की घात ऋण 16, और नीचे मिलेगा आपको, यहाँ पाई भी रहेगा बाहर, 10 की घात ऋण 5 गुणे 15। तो यहाँ से अल्फा का मान मिलेगा, अल्फा बराबर पाई गुणे 4 गुणे 30 गुणे 10 की घात ऋण 8, और यहाँ मिलेगा 1 वर्गमूल में 10 की घात ऋण 6 गुणे 150। तो यहाँ से अल्फा का मान आप जब इसको हल करते हैं तो मिलता है आपको 30.7 गुणे 10 की घात ऋण 5, और क्योंकि ये प्रवाह दर है तो मीटर क्यूब प्रति सेकेंड। तो यहाँ से अल्फा का मान मिल रहा है आपको 3.07 गुणे 10 की घात ऋण 4 मीटर क्यूब प्रति सेकेंड। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।